बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल मेरे चार अगर, जिसकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान। उसकी ये 34वीं एपिसोड है और मुझे इंतज़ार है कि इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड कब होगी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी मेरे ख्याल 2-3 और एपिसोड्स बनेंगी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं नावल कंप्लीट करके ही अपलोड। अभी मैं देखो 34 एपिसोड्स हो गई हैं, लेकिन मैंने अभी तक नावल आप लोगों को नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था। तो अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ और आइंदा जो भी आप लोगों को नावल मिलेगा वो कंप्लीट ही करके मैं आप लोगों को अपलोड किया करूँगी, मतलब दिया करूँगी। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मेरे चार अगर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, तू मेरे सफ़र का शरीक है, नहीं हम सफ़र। मेरे चार अगर, मेरे चार अगर, मेरे हाथ से तेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कहीं मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। नहीं जिस पे कोई निशान पा, मेरे सामने है वो रह गुज़र। मेरे चार अगर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। सब कुछ जानते बूझते मालूम होते भी मैंने दिल में बारहा उस चाँद की तमन्ना की थी जो कभी मेरे झोली में गिर ही नहीं सकता था। और ये मेरी नीयत की ख़राबी थी कि यकबैक का कातिबे तकदीर ने मेरी इस बदनीयती की सज़ा मुझे इस दुनिया में ही देने का फ़ैसला कर डाला। तुम बिला इजाज़त बिना बताए फूफो के घर रात बसर करके सबकी नज़रों में मातूब ठहरी और अपने तई बड़े ताजी, और दूसरों ने बज़ाहिर तुम्हें बड़ी ही काबिल नफ़रत सजा दी कि तुम्हें अपने से काट कर इस मातूब औरत के बेटे के सुपुर्द कर दिया, जो आज तक हम सब की नज़रों में एक गिरी हुई मखलूक थी। और तावान में सारी नेमतें, सारे इनामात और सबसे बढ़कर ज़रियाब के नाम की ट्रॉफ़ी भी तुमसे छीन ली गई। सिर्फ एक टर्न ने बज़ाहिर तुम्हें खुशनसीबों की कतार से निकाल कर बदबख्तों के हजूम में धकेल दिया, और मुझसे महरूम को उसी एक मोड़ ने खुश नसीब लोगों में शामिल करके ज़रियाब का मेडल मेरे गले में डाल दिया। और मैं क्या बताऊं मेरा उन दिनों क्या हाल था। लगता था मुझे दुनिया में ही जन्नत प्लेट में सजाकर पेश कर दी गई है और मेरे पर निकल आए हूँ बिना परवाज़ के। मैं हवाओं में थी इस सारे किस्से, सारी उखाड़ पेछाड़ में। किसकी हक तलफ़ी हुई है, असूल क्या है, हक किस चिड़िया का नाम है, और ज़रियाब मुझे तुम्हारी जगह देगा या नहीं, कबूल करेगा या नहीं, मुझे इस सारे मसले से कोई गर्ज नहीं थी। बस सरखुशी का आलम था और वजद की सी कैफियत कि दुनिया मेरे कदमों तले आ गई है। ज़रियाब नाम की लॉटरी मेरे नाम खुल गई है। अब कोई मुझे दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की की जगह लेने से नहीं रोक सकता। और दूसरा हैरान कुन झटका मुझे ज़रियाब से मिलने के बाद लगा। उसका अल्तफ़ात, उसकी मोहब्बत, उसकी खुशी ऐसी नौबहार, ऐसी ताज़ा दम थी मेरे लिए, जैसे बचपन से उसके साथ तुम नहीं मैं ही मंसूब थी। मैं ही उसकी पहली और आखिरी चाहत थी। और उसका इंकशाफ मेरे एहसास से बढ़कर शॉकिंग था कि फरियाल, मैं तो बरसों से, न जाने कब से, जब इस दिले जमा ने तुम्हारी रानाई को पहली बार हुस्न की सूरत मुजस्सम देखा है, तब से मैं तो जैसे एक ज़माने से कश्मकश में था कि किस तरह अपने दिल के इस दोगलेपन का ऐलान करूं जो किसी भी पल तुम्हारी खातिर अबिहा इंसारी की मोहब्बत से दस्तबरदार होने का ऐलान करने वाला है। शायद मेरी लगन, मेरे जज्बों में इतनी शिद्दत, इतनी गहराई थी कि तकदीर ने अचानक करवट ली और खुशकिस्मती ने तुम्हारा ये नर्म नाजुक हाथ मेरे हाथ में दे दिया। सोचो लम्हात में मैं अपनी खुशकिस्मती पर जितना भी नाज करती कम था। मैं तो ठुकराए जाने का खौफ लेकर ज़रियाब के उजला अरूसी में धक धक करते खौफ ज़दा दिल के साथ बैठी थी कि उसकी चाहत की तेज़ बारिश ने मेरे वजूद को सैराब कर डाला। सारे डर, खौफ व वसवसे उस तूफ़ानी रेले के संग कहीं बह गए और मुझे तो ये तक भूल गया कि कभी कोई अबिहा अंसारी नामी लड़की भी ज़रियाब से मंसूब रह चुकी है। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ ज़रियाब की पागलों जैसी मोहब्बत का था। वो मुझे यूँ इस तरह टूट कर चाहेगा, ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस ख्वाब में गुजारना चाहती थी। सब घर वालों, खुसूसन तायाजी और ताई की बेलौस मोहब्बत, चाहत और उनकी ढेर सारी दुआओं के फूल लिए मैं ज़रियाब के साथ फ्रैंकफर्ट आ गई। पिया संग सफ़र की खुशी तो हर खुशी से सवा थी। फिर ये ख्याल कि अब तो कोई भी हम दोनों के प्यार के बीच डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। फ्रैंकफर्ट में ज़रियाब के लग्जरी अपार्टमेंट में तीसरी रात अबिहा अंसारी तुम मुझे बेतहाशा याद आई। और उस रात मैंने भी उतने ही आंसू बहाए जितने तुमने नाकर्दा जुर्म की सज़ा सुनने तक बहा डाले थे। ज़रियाब मेरी तुम्हारी ट्रॉफ़ी नहीं था, बल्कि वो माजी की लूसी और हाल की तानिया का भी प्यारा शौहर रह चुका था। उन दोनों के प्यार मोहब्बत का पीरियड गुजर चुका था और दोनों के दरमियान कानूनी तौर पर अलहदगी हो चुकी थी। और इस तीसरी रात लूसी ज़रियाब से मिलने आई, बल्कि शायद उस गुजरे हुए ज़माने की तजदीद के लिए आई थी या किस लिए।
मेरी कुछ समझ में नहीं आया था। उसे ज़रियाब ने कुछ रकम देने के लिए बुलवाया था और उसी अपार्टमेंट के लग्जरी मास्टर बेडरूम के खुले दरवाजे के बावजूद उन दोनों ने, मैं चाहूँ भी तो तुम्हें ना बता सकूँ। और मेरे होश में आने के बाद वह वेला करने पर ज़रियाब ने किसी वहशी जंगली दरिंदे की तरह मेरा जो हाल किया, चाहूँ भी तो ज़बान से दोहरा नहीं सकती। मुझे मारने के बाद वो गालियाँ बकता, थूकता, चीज़ों को ठोकरे मारता लूसी के पास चला सो गया। उस रात मैंने तुम्हें और अपनी बदनसीबी को टूट कर याद किया और आंसू बहाए, मगर ये मेरी ज़िंदगी की पहली रोने वाली रात ज़रूर थी, मगर आखिरी नहीं। इसके बाद तो रूह को हिला देने वाले इंकशाफात और तकदीर की ठोकरें, लाते और घूंसे थे। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक लूसी नहीं थी। मैं नाम लेकर गंवाने लगूँ तो शायद शाम हो जाए। ज़रियाब को औरतों की लत थी, उसे नशे की लत थी। कौन सा नशा था जो वो नहीं करता था? उसे ये आदतें कहाँ से लगी, मैं बहुत सोचने पे भी नहीं जान सकी। वरना इतना अरसा पाकिस्तान भी वो तो हमारे पास आकर रहता था, शानदार, बावकार, तरोताज़ा गेटअप में। कोई जज नहीं कर सकता था कि ये फ्रैंकफर्ट में रहने वाला वहशी हैवान नुमा इंसान जो मज़हब, इखलाकियात और मुआशरे के हर असूल, कायदे, कानून और रिश्तों को तोड़ने में ना सिर्फ फ़ख्र महसूस करता है बल्कि उसका ऐलान भी करता है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी, पाकिस्तान आना चाहती थी, मगर उसने जैसे मेरे लिए हर रास्ता बंद कर दिया था। मेरा पासपोर्ट, वीज़ा सब उसके कब्ज़े में था। 11 माह गोया मैंने अजियत की नाकाबिले बयान 11 सदियों में गुजारे थे और आखिरी झटका फ्रैंकफर्ट में उसका बिजनेस, उसकी रोज़ी का वाहिद ज़रिया उसका कसीनो था, मसाज बार, और वो मुझे इसमें बतौर हेल्पर काम करवाना चाहता था, जिससे इनकार की सज़ा मैं 10 माह के हर दिन हर रात को भुगतती रहती। वो अपनी निगरानी में हफ्ते में एक बार मेरी पाकिस्तान बात करवा देता और मुझे आवाज़ को बशाश रखने का भी हुक्म होता। इन 11 महीनों में मेरा जिस्म ही मार खा खा कर लहूलुहान नहीं हुआ। इन ज़ख्मों की ठेसें मेरी चूर चूर रूह के अंदर से अभी भी उठती रहती हैं। और मैंने जो तुमसे कहा कि ज़रियाब ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, तो कब हुआ का तो मुझे पता नहीं चल सका। क्यों हुआ का सबब मैं जान गई। ये ताया जान का तकब्बुर, गुनाह के करीबी भटकने वालों से उनकी नफ़रत का एजाज़ था। होता है ना कि हम बार बार किसी बात से नफ़रत का इजहार करें, बुलंदो बांग दावे करें अपनी पारसाई के और दूसरों की बेहयाई व बदकिरदारी के, तो अक्सर तकदीर ये दावे हमारे मुँह पर्दे मारती है। ताया जी के ये दावे उनके बेटे की सूरत में उनके मुंह पर मारे जा चुके थे और वो मज़ीद अपनी बदनामी का सामान करने के लिए, बेटे के बिजनेस के लिए, उसकी गुनहगार ज़िंदगी को और आलूदा करने के लिए मोटी मोटी रकमें भेजते रहे। और पुप्पो के दिल की आहें, कहते हैं ना, दुखे दिल को किसी को बद्दुआ देने की भी ज़रूरत नहीं रहती, उसकी आह ही दूसरे की सज़ा बन जाती है। फिर जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, बेशक बुराई की नीयत से, लेकिन असल में वो तुम्हारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी नेकी कर गए। मगर एक यतीम लड़की के बेदाग किरदार को सारी दुनिया के सामने गंदा करके पेश करना और उसकी चीखों पुकार की परवाह किए बगैर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ठूंसना, आह! मेरे पास अपने ज़ख्मों को टकोर देते, आंसू को पूंछते बहाते, गुनाहों सवाब के पैमाने जांचने का कितना वक्त था। ये दुनिया क्या है, ये हस्ती क्या है, इस सारे धोखे की क्या हैसियत है। ये सब कुछ मेरी आंखों के आगे अजियत के उस सफ़र के दौरान खुला, जिसकी रातें काली ही नहीं, डरावनी और भयानक भी थी, और जिसमें सूरज निकलने के बावजूद एक भी दिन उजला नहीं था। फिर वलीद भाई के किसी दोस्त को अल्लाह ने मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा, और उसने जिस ज़ख्मी, नीम बरहना, नीम मुर्दा हालत में ज़ख्मों से चूर मुझे देखा, ऊंचा लंबा मर्द होते हुए वो रो पड़ा। उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर पुलिस की मदद की, धमकियों से ज़रियाब जैसे मूजी से मेरा वीज़ा, पासपोर्ट निकलवा कर मुझे पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए, और मैं जिंदा सलामत एक बच्ची को जन्म देने के बाद तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तो इसे इस सदी का कोई मोजज़ा ना सही, मेरे माँ बाप की दुआओं या मेरे ही किसी भूले बसरे अच्छे अमल की जजा समझना, वरना हाथ लगाकर भी देख लो तो फरियाल मर चुकी है। हड्डियों के इस पिंजर में आती जाती सांसों की डोर से कहीं मुझे ज़िंदा न समझ लेना, या मैं तो कब की मर चुकी, उसी दिन मर गई थी जब ज़रियाब के नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा था, और उनसे निजात के लिए मेरे भाई डैडी को मुझे अपने हुलिये की जायदाद की दस्तबरदार होना पड़ेगा। फिर वो शैतान मुझे अपने चुंगल से रिहा कर देगा, और मैं तुम्हें खुशबख्त ना कहूँ तो क्या कहूँ। तुम्हारा मुकद्दर ना जाने कैसे मेरी बदनीयती से मेरी तकदीर बन गया। जिससे भी मिलो तो उसे ज़रूर बताना कि कभी किसी के अच्छे मुकद्दर, अच्छी किस्मत को हसरत और हिर्स से तकते हुए अपनी तकदीर बनने की दुआ ना करना, वरना उसके मुकद्दर के सारे कांटे भी अपनी पलकों से चुनने पड़ जाएंगे मेरी तरह। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़हन फरियाद की आवाज़ के अंधेरे जंगल में भटक रहा था, जहाँ ज़रियाब किसी खूनख्वार दरिंदे की सी लंबी सुर्ख ज़बान और नोकीले दांतों के साथ उसका खून चूसता नज़र आ रहा था। गाड़ी एक झटके से रुक गई थी। उसने एक सिसकी लेते हुए अपना चेहरा
लाफ किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। हबीब गुल, अभी जाना नहीं, मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगी, वो ड्राइवर से कहते हुए घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। बंद गेट अंदर से खुला था। कमाल है, पुप्पो ने गेट क्यों खुला रखा है? वो अंदर दाखिल होते हुए बुड़बड़ाए। लॉन में माली क्यारियाँ दुरुस्त कर रहा था, उसी ने गेट खोल रखा होगा। वो क्यास करते हुए आगे बढ़ी। और फरियाल, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं समझी ही नहीं तकदीर की उस अखाड़ पछाड़ को। मैं तो सारा वक्त गैर ज़माने की पलट आने और पेश मंज़र को पसे मंज़र में बदल जाने की हर पल दुआ करती रही। नहीं जानती थी ये दुआ नहीं बद्दुआ है, और ये बद्दुआ बलाखिर कबूल हो गई। आज आखिरी बार इस घर में आई हूँ, इसके बाद काश मैं सब्र करना जानती तो आज इस सब्र का फल समेटते हुए वाकई खुद को खुश नसीब समझती। उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। लाउंज में कोई भी नहीं था। पुप्पो कहाँ है? वो गहरा सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ आ गई। ये क्या? वो कमरे की अधखुली खिड़की के आगे खड़ी रह गई। पुप्पो वहीं खाली लिफाफा हाथ में लिए खोले हुए देख रही थी या पढ़ रही थी, तो उन्हें पता चल ही गया होगा। उसने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाली लिफाफे में कागज़ डालकर दराज में डालते हुए वो मुड़ी। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। अबिया का दिल डूब गया। उसके सारे वसवसे दुरुस्त निकले थे। जो ही तो उसके दिल को पंख न लगे थे। वो खाली लिफाफा बल आखिर उसकी तकदीर का आखिरी फैसला कर गया था। वो खुद को घसीटती हुई दूसरे कमरे में ले आई। उस वक्त वो सादिया बेगम का तो क्या, किसी का भी सामना नहीं कर सकती थी। उनको उसकी आमद का पता नहीं चला था और अब वो उन्हें बताए बगैर ही वापस जाना चाह रही थी। अब उसके लिए यहाँ क्या रह गया था? सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। वो वहीं दीवार के साथ लगी घुट घुट कर रोती रही। राफ़े अहमद, ये कैसा ताल्लुक़ था जिसने जुड़ने से लेकर टूटने तक फ़कत मुझे आंसू ही दिए। मेरे हाफ़्ज़े में तो एक भी लम्हा ऐसा नहीं जो कह सके कि अगर आंसू दिए हैं तो खुशी भी तो मिली थी। और तुम्हारी तरफ से मिलने वाला ये आखिरी तोहफ़ा, ये तो मेरी आइंदा ज़िंदगी से भी हर मुस्कुराहट, हर खुशी का इम्कान छीन ले गया। क्या मिला मुझे तुमसे सिवाय आंसू और दुखों के? अच्छा ही हुआ मेरे कहने पर तुमने ये ताल्लुक़ आखिरकार तोड़ ही डाला। पुप्पो के सिवा शायद ही उसके ख़त्म हो जाने पर कोई दुखी हुआ। मेरा दुख तो तुम मेरे आसपास रहकर न जान सके। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझे कैसा दायमी रोग लगाया जिसका इलाज अब कभी नहीं हो सकेगा? किसी ने भी नहीं। अच्छा ही हुआ तुमने अलहदगी के कागज़ भिजवा दिए। तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। यही मतलब है ना इस खाली लिफाफे का? वो बवक्त खुद को जोड़ती संभालती समेटती उठी थी। दर्द की शिद्दत से उसका दिल जैसे फटा जा रहा था। जब वो फरियाल से मिलकर आ रही थी तो उसे लग रहा था ज़मीन ही उसके कदमों तले मजबूत नहीं, सारा आसमान भी उसकी मुट्ठी में आ गया। महज चंद लम्हों की खुशगुमानियाँ और फिर हमेशगी का दुख। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। चंद पल खुशी मिल जाने के बहलावे में गुजरते और वो बहलावा किसी बड़े तूफान की खबर लाता है। यूं ही तो हुआ मेरे साथ और यही हो रहा है। यही मेरी किस्मत है। वो वापसी के लिए कमरे से निकलकर कॉरिडोर में मुड़ गई। वलीद, तुमने महसूस किया है इस बात को? ज़ोया चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोली थी। किस बात को? वलीद आरफा बेगम की टेस्ट रिपोर्ट्स के रिजल्ट एक तरफ डालते हुए बोला। बिया कितना चेंज हो गई है, बिल्कुल चुप खोई सी और कुछ उलझी हुई भी। मैं कोशिश के बावजूद उसके अंदर से पहले वाली बिया को तलाश नहीं कर सकी। उसकी ज़ात जैसे किसी गुंबद पे दर में खो गई है, जिस तक पहुंचने का रास्ता शायद उसे खुद भी मालूम नहीं, और ना वो किसी को अपने अंदर झांकने की इजाज़त देने पर तैयार है। ज़ोया सोच कर बोल रही थी। उसे आज एक बिल्कुल बदली हुई बिया मिली थी। उसका परेशान होना दुरुस्त था। ऐसा तो होना ही था। जिन हालात से वो गुजरी है उसका दूसरों पर से तो क्या, खुद पर से भी भरोसा उठ सा गया है। बाज़ार वो खुरदरी और सर्द मुहर सी हो गई है, मगर अंदर से वो डरी हुई है। उसे खुद से, लोगों से और सबसे बढ़कर अपनी किस्मत से डर लगने लगा है। असल में उसके साथ सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वो कुछ भी समझ नहीं सकी, और ना वो उनमें से किसी भी वाक़ये के लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार थी। एक शख्स जो सबकी आंख का तारा हो, एकदम से उसे आंख का तिनका समझकर बेदर्दी से निकाल कर फेंक दिया जाए और हवादस के हवाले तन तनहा कर दिया जाए, तो सोचो उसका भरोसा किस हद तक मजरूह हो सकता है। और पुप्पो के घर के हालात तुम बल्कि यहाँ पे मौजूद कोई भी शख्स नहीं जानता था। ज़ोया भैया ने वहाँ बहुत मुश्किल दिन गुजारे, और फिर आफ्ताब ज़ुबैरी जैसे शख्स की मौजूदगी बजाय खुद एक अजियत का सामान थी। चलो जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी तकदीर जा सकता था, मगर उसे यहाँ से तो कोई मोरल सपोर्ट मिलती। हम लोग उसे एक तरह से कुएं में धक्का देकर पीछे हट गए। उसका बदगुमान होना तो यकीनी था, और ऐसे हालात में वो कुछ भी कर सकती थी। सच शुक्र कि उसने कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया। वलीद बहुत संजीदगी से बिया की कैफियत बयान कर रहा था, जैसे वो खुद इन हालात से गुजरा। मगर एक और बात, वलीद फुराफे के नाम से चौंकती भी है और चिढ़ती भी है। मेरे लिए ये बात बहुत शॉकिंग है। क्या उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है? ज़ोया ने कुछ झिझकते हुए अपनी असल उलझन बयान की।
कुछ नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी खासी गड़बड़ है। वलीद ने गहरा सांस लेते हुए सर सोफे की बैग पर टिका दिया। क्या मतलब? जोया परेशान नज़रों से उसे देखने लगी। पता नहीं ये दोनों में से किसका कॉम्प्लेक्स था कि दोनों एक दूसरे को कबूल नहीं कर सके। राफे ने इस ताल्लुक़ की मजबूती को हालात बेहतरीन से होने से मशरूत कर दिया कि वो बिया के लिए ढेर सारी आसाइशात मुहैया कर सकेगा तो हकीकी मायनों में उसका दिल जीत सकता है। जबकि बिया जिस टूटे बिखरे दिल के साथ अपनों की कुछ रोई और बेअतमादी से चूर होकर गई थी, उसे किसी मजबूत इखलाकी सहारे की ज़रूरत थी कि उसका एतमाद किसी एक शख्स पर बहाल रह सकता। और इन हालात में सबसे अहम वो एक शख्स राफे था, जिसने शायद अपने एहसास कमतरी या बर्तरी के ख्याल से उसे नज़रअंदाज किया। उसका ख्याल था बिया जैसी नाजुक मिजाज और आसाइशों में पली लड़की शायद ही चंद दिन से ज़्यादा उनकी सहूलतों से महरूम घुटे हुए घर में गुजारा कर सके। मगर पता है, उसी राफे ने चंद माह बाद ही मेरे सामने यह एतराफ़ किया था कि बिया का किरदार ही नहीं, उसका ज़र्फ़, उसकी फितरत भी मिसाली है। उसने किस हौसले और बर्दाश्त से उनके माहौल का पाबंद ना सही कुछ हिस्सा बनने की कोशिश की। वो शायद इस क्लास से गई कोई लड़की ना कर सकती, मगर पहले दिन एक दूसरे को नज़रअंदाज करने से दोनों के बीच जो झिझक सी आ गई थी, वो दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते एक खलीज बन गई और बिया राफे से भी बुरी तरह से बदजन हो गई। और वलीद कह रहा था और जोया का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। तो मम्मी सही कहती थी जोया, मेरा दिल कहता है बिया खुश नहीं, मेरा दिल उसकी तरफ से बेचैन रहता है। और उसी दिल की बेचैनी ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। और क्या? वलीद के चुप होने पर तेज़ी से बोली। बिया ने राफे से अलहदगी का मुतालबा कर दिया, बल्कि बार बार इसरार उसके साथ। और इस वक्त तक राफे के दिल में बिया के लिए बहुत सी जगह पैदा हो चुकी थी। वो कंप्रोमाइज़ करना चाहता था, मगर क्या? वलीद जल्दी से बताओ, क्या मेरा हार्ट फेल करवाओगे? रुक रुक कर बता रहे हो। जोया बेचैनी से खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाई। बिया उस पर तैयार नहीं। उसने जाने से पहले मुझसे कहा था कि शायद वो वहीं से डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दे। हालांकि मैंने बार बार सख्ती से उसे मना करने समझाने की कोशिश की, मगर पिछले एक हफ्ते से उसका मुझसे कोई राब्ता नहीं। बल्कि उसका आखिरी फ़ोन आया तो वो बहुत उलझा हुआ और परेशान था। मेरे इसरार पर जैसे फट पड़ा कि उसने बिया से पूछा कि वो उसके लिए क्या लेकर आए, तो उसने साफ कह दिया, आज़ादी का परवाना। दो टोक मुतालबे पर उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसके लिए उसकी आम की तो ज़रूरत नहीं, ये वो उधर से ही भिजवा सकता है, और वो भिजवा रहा है। फिर मैं लाख सर पटकता रहा उसके साथ कि ये सब बिया की नादानी है, बेवकूफ़ी है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वगैरह, मगर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बाद में मैं बार बार उसे राब्ता करने की कोशिश करता रहा, मगर उसका सेल तो मुसलसल ऑफ है और ऑफिस में वो मौजूद नहीं होता या जानकर फ़ोन अटेंड नहीं करता। ओह मेरे खुदाया! जोया सर दोनों हाथों में थाम कर बैठती चली गई। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो कितनी देर बाद टूटी हुई आवाज़ में बोली थी। क्या बताता? इधर पहले क्या कम परेशानी है? मैंने सोचा वो खुद ही किसी तरह अपना मसला हल कर लेंगे, ना हुआ तो मैं पुप्पो को इन्वॉल्व कर लूँगा। वो पुप्पो की बात बहरहाल नहीं टाल सकती। असल में ज़्यादा काम एक और बात से ख़राब हुआ है। और कौन सी बात? जोया जैसे किसी कुएं से बोली। ज़रियाब की मौजूदगी। क्या मतलब? इस बात का बिया के मसले से क्या ताल्लुक़? वो ज़रियाब से मिली है होटल में। वलीद ने गोया धमाका किया। क्या? जोया हक दक रह गई। और तुम्हें ज़रियाब का पता है वो क्या बातों का खिलाड़ी है? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे एक जानने वाले ने बताया, जो ज़रियाब को जानता और बिया को भी। आज मेरा इरादा यहाँ से पुप्पो की तरफ जाने का ही था कि बिया को ज़रियाब की सारी हकीकत से आगाह करूँ। चाहे वो यकीन करे या ना करे, हमारा फ़र्ज़ है उसे उस खबीज़ की असलियत बताने का, जिसने हम सब की ज़िंदगियों को दोज़ख बना दिया है। वो गहरे दुख से बोला। और फरियाल कैसी है? बस जिंदों में शुमार की जा सकती है। अब ताई साहिबा पोती की हकदार बनकर चली आई हैं, और खबीस बेटे का वही घटिया मुतालबा, डाइवोर्स के बदले अपने हिस्से से दस्तबरदारी। मुझे समझ में नहीं आता, ताया जी दाना बीना समझदार इंसान होकर हकदारों का हक निगलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि निगलना क्या, इस अयाश बेटे के लिए मज़ीद अयाशी का सामान वहम पहुंचाने के लिए दुनिया में तो सब नज़रों में अपना मकाम गिरा रहे हैं, अपनी आखिरत भी बदतरीन कर रहे हैं। और पता है, डैडी ने रात को पेपर्स पर साइन कर दिए कि हम अपने हर तरह के हक से दस्तबरदार होते हैं, सिर्फ हमें अपनी बेटी की आज़ादी चाहिए उस मलून से। और उस कमीने की कमीनगी देखो, आज बहरहाल उसने डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए। तलाक किसी भी दौर, किसी भी ज़माने में शुरफा की बेटियों के लिए बदतरीन गाली समझी जाती रही है, और ये है भी। मगर आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इन कागज़ के बेजान टुकड़ों को पाकर हम सब घर वाले कितना रोए हैं। मगर ये आंसू खुशी के थे। हम दौलत कमा सकते हैं अपनी मेहनत से, अंसारी हाउस से भी आलीशान घर हासिल कर सकते हैं, मगर फरियाल अगर उस मूजी के हाथों ख़त्म हो जाती तो हम सारी दुनिया की दौलत समेट कर भी उसे ज़िंदगी नहीं दे सकते थे। ज़रियाब तो वो सांप निकला है जिसका डसा पानी नहीं मांग सकता। अब हमारी समझ में आ रहा है, ताया जान जो पहले दिन से ही हकदारों का हक छीन कर अपने बच्चों के मुंह के नवाले बनाते रहते हैं, तो दूसरों का हक खाने वालों की औलाद ऐसी ही निकल सकती थी।
वो पहले भी अच्छे कब थे, इसी चक्कर में थे कि बिया के ज़रिए आपसे शादी हो जाए तो आधी जायदाद के माल तो वो आपो आप बन जाएंगे, मालिक तो आपो आप बन जाएंगे, पीछे हम रह जाते। उसके लिए भी उन्होंने रबिया के सिलसिले में बहितरे हाथ पाँव मारे। मैं उनकी नीयत बहुत पहले से समझ चुका था और डैडी इस वक्त तक उन्हें अपना बड़ा भाई और खैर ख्वाह समझते रहे। बेटे के हाथों मजबूर बाप। जब कल रात को वो दस्तबरदारी के पेपर साइन करवाने आए तो डैडी ने हकीकत को माना। वो जैसे बोलते बोलते थक कर चुप हो गया। और अब बिया, ज़ोया देर बाद आहिस्तगी से बोली, अब तुम उसे कुरेदो, बात करने की कोशिश करो, समझाओ। वो आएगी तो समझाऊंगी, वो भी अगर वो समझना चाहेगी तो। वो थके थके लहजे में बोली। दोनों चुप बैठे रह गए और इस चुप को तेज़ आवाज़ से बजती डोरबेल ने तोड़ा था। साथ ही किसी गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। बिया आ गई। ज़ोया जोश में बाहर की तरफ भागी और गेट खोलते उसका जोश जहाज की तरह बैठ गया। ज़ोया के सामने हारिस खड़ा था। आप ही आई हैं? देखो मैं मैच अधूरा छोड़कर आया हूँ। किधर है वो? ओके यार, थैंक्स, बाय। वो मुड़कर अपने लिफ्ट देने वाले दोस्त को हाथ हिलाते हुए अंदर आ गया। मगर तुम तो कह रहे थे आज एकेडमी में टेस्ट है तुम्हारा फिजिक्स का, और तुम मैच खेल कर आ रहे हो। ज़ोया वही कमर पर हाथ जमाकर पूछने लगी। यार आप ही, मैच का भी सेमीफाइनल था, समझा करो, सब चलता है। आप ही किधर हैं? आप ही, वो पुकारते हुए अंदर चला गया और ज़ोया उसे घूरती रह गई। लीद कंधे उचकाकर हारिस के पीछे ही अंदर चला गया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और इसकी मेरा ख्याल अगली सेकंड लास्ट एपिसोड होगी और देन इसकी लास्ट एपिसोड होगी। नावल इख्तिताम पजीर होने वाला, बस 2 एपिसोड्स रहती हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।